वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं लेके आया हूं 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है निज़ल। पहले सीन में मजिस्ट्रेट जॉन बेबी बहुत तेज बारिश में अपनी गाड़ी में सफर कर रहे हैं। ज्यादा बारिश होने के कारण जॉन बेबी का संतुलन बिगड़ता है और वो एक भयंकर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। एक्सीडेंट की वजह से कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद जॉन बेबी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पर क्योंकि जॉन बेबी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है, इसलिए डॉक्टर्स उनके नाक पे एक टेम्परेरी मास्क लगा देते हैं। अब एक्सीडेंट के बाद अपनी नौकरी वापस ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही जॉन बेबी के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। हेलुसिनेशंस की वजह से उन्हें भरी दोपहर में भी बारिश होते हुए दिखाई देती है। वो बहुत सारी ऐसी चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं जो असलियत में हो ही नहीं रही। अपने साथ ये सब होता देख जॉन बेबी घबरा जाता है। उसे डर है कि अगर उसके सीनियर ऑफिसर्स को ये बात पता चली तो शायद उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। घबरा के बेबी अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। डॉक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, तुम घबराओ मत, ये बारिश अपने आप ही चली जाएगी। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद बेबी को थोड़ी शांति मिलती है और वो अपने दोस्त शालिनी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। शालिनी एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और उसे पता है कि दिमाग की ये छोटी छोटी बीमारियां एक दिन मुसीबत बन सकती हैं, इसलिए वो बेबी को अपना खास ध्यान रखने के लिए कहती है। दोनों में बातों का सिलसिला शुरू होता है और शालिनी बेबी को एक स्पेशल केस के बारे में बताती है। ये केस 8 साल के बच्चे नितिन का है। शालिनी उसे बताती है कि जब क्लास में सारे बच्चे राजा रानियों की कहानियां सुना रहे थे तो इस नितिन ने एक मर्डर की कहानी सुना दी। ये कहानी इतनी भयानक थी कि एक बच्चे के मुंह से ये सब सुन के उसके टीचर्स भी शॉक में थे कि आखिर इस बच्चे के दिमाग में इस छोटी सी उम्र में ये ख्याल आए कैसे। अब क्योंकि बेबी भी एक मजिस्ट्रेट है और पूरे दिन में वो ऐसे कई मर्डर की कहानियां अपने आंखों के सामने देखता है, जिस वजह से उसका इस कहानी में थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है। शालिनी एक दिन बेबी को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इन दोनों की ये मीटिंग नितिन के सिलसिले में हो रही है। नितिन ने वो मर्डर की कहानी एक पेज पे लिखी है जो शालिनी बेबी को दिखाना चाहती है। शालिनी बताती है कि नितिन बचपन से ही अपनी माँ के साथ बैंगलोर में रहा है। उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ उसे बैंगलोर ले आई थी। पर इस कहानी में जिस मर्डर की बात नितिन द्वारा लिखी गई है वो मर्डर केरला के एक छोटे से गांव में हुआ था। अब हैरानी की बात ये है कि अगर नितिन कभी केरला गया ही नहीं तो उसे इस अनजान गांव के बारे में कैसे पता। ये बात बेबी को भी काफी हैरान कर देती है। हैंडराइटिंग देखने में एक बेबी को समझ आता है कि इसमें मलयालम के काफी बड़े वर्ड यूज किए गए हैं जिनको एक बच्चे का लिख पाना पॉसिबल ही नहीं है। हो न हो नितिन तक ये कहानियां कोई और शख्स पहुंचा रहा है। उसके दिमाग में ये कहानियां डालने वाला कोई और शख्स है। ये सब देखते हुए बेबी को समझ आ जाता है कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। वो शालिनी के साथ उस बच्चे की माँ से मिलने पहुंच जाता है। नितिन की माँ शर्मिला पहले तो मिलने से मना कर देती है, पर बेबी के ये कहने पे कि मामला इतना सीरियस है कि इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, शर्मिला डर जाती है। उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है और वो बेबी को नितिन से मिलवाने के लिए तैयार हो जाती है। बाकी बच्चों की तरह नितिन भी हमेशा हंसता खेलता और एक चुलबुला बच्चा है। उसे मिलने के बाद बेबी को नितिन में कुछ भी अजीब नहीं लगता। उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ऐसा बच्चा मर्डर की कहानियां लिख सकता है। पहली मुलाकात में ही नितिन और बेबी में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और धीरे धीरे बेबी नितिन और उसकी माँ शर्मिला के करीब आ जाता है। नितिन से बात करने पे बेबी को कुछ अजीब महसूस नहीं होता, पर उसका ध्यान अभी भी नितिन की उस कहानी की तरफ है जहाँ पे उसने उस मर्डर का जिक्र किया था। सच्चाई जानने के लिए वो अपने ऑफिसरों को बोलता है कि पता किया जाए कि वाकई में क्या केरला में ऐसा कोई गांव है भी या नहीं। थोड़ी तहकीकात करने पे पता चलता है कि वाकई ऐसा गांव केरला के अलापुझा नाम के डिस्ट्रिक्ट में है। अब अपनी मर्डर की कहानी में नितिन ने उस गांव में एक तालाब का जिक्र किया था। इसी तालाब में उस शख्स को डुबो के मार दिया गया था। अब बेबी अपनी एक टीम के साथ उस तालाब की खोज में निकल पड़ता है। गांव वालों से पूछताछ करने पे उसे तालाब का पता भी चल जाता है। तालाब में कुछ लोगों को उतारा जाता है और वहाँ उनके हाथ एक इंसान की खोपड़ी लगती है। ये देख के पूरे गाँव में सन्नाटा छा जाता है और बेबी भी हैरान है। तो अब तक नितिन जो कहानियां सुना रहा था वो बस कहानियां ही नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। अब नितिन की इस कहानी में बेबी की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। वो जानना चाहता है कि आखिर 20-25 साल पहले हुआ ये मर्डर नितिन को कैसे पता है, कैसे नितिन के मन में इन कहानियों का ख्याल भी आ रहा है। धीरे धीरे नितिन और बेबी एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लग जाते हैं। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आने लग जाती है। नितिन के पिता की मौत के बाद पहली बार
नितिन इतना खुश हुआ है। नितिन की माँ शर्मिला भी अब इस बात से खुश है कि बेबी के आने के बाद नितिन हंसने खेलने लग गया है। अब वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा है। अब एक दिन बेबी शर्मिला को उस तालाब से मिली खोपड़ी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर शर्मिला हैरान हो जाती है। बेबी उसे बताता है कि ये मामला काफी सीरियस है और हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर नितिन के दिमाग में ये कहानियां आ कहां से रही हैं। बेबी शर्मिला से कुछ पर्सनल सवाल करता है उनकी निजी जिंदगी के बारे में। शर्मिला उसे बताती है कि नितिन के पापा बैंगलोर में एक क्राइम जर्नलिस्ट थे और उस जॉब के दौरान उन्होंने ऐसे कई क्राइम से पर्दा उठाया था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस दिन नितिन के पापा की मौत हुई उसी दिन नितिन का जन्म हुआ था। ये बात सुन के बेबी को पहले तो लगता है कि कहीं नितिन के पिता की आत्मा ही उसे ये कहानियां तो नहीं बता रही। पर इस मामले की गहरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो लोग बैंगलोर चले जाते हैं, जहां शर्मिला के पति के पुराने केसेस की फाइल बेबी के हाथ लग जाती है। अब बेबी उन फाइल्स को खंगालने में लग जाता है, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग तो मिले। रात को उन फाइल्स को पढ़ते पढ़ते बेबी की आंख लग जाती है, पर अचानक बगल के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, जिसके चलते बेबी की आंख खुल जाती है। बेबी उठ के दूसरे कमरे की तरफ चल देता है जहाँ से वो आवाजें आ रही होती हैं। थोड़ा और नजदीक जाने पे वो झांक के कमरे में देखता है तो शर्मिला नींद में कुछ बड़बड़ा रही है और नितिन बगल में उसके पास सोया हुआ है। बेबी थोड़ा करीब जाके सुनने की कोशिश करता है और उसके कान फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि शर्मिला नींद में वही मर्डर की कहानियां दोहरा रही है और वो कहानियां नींद में ही नितिन के कानों तक पहुंच रही हैं। बेबी को यकीन नहीं होता कि ये कहानियां नितिन को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ सुना रही है। पर हैरानी की बात यह है कि आखिर शर्मिला को ये सब कहानियां कैसे पता। बेबी शर्मिला को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चुपचाप अगले दिन निकल जाता है। बेबी को पता है कि शर्मिला इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो नींद में ये कहानियां बड़बड़ा रही है और नींद में ही ये कहानियां उसके बेटे नितिन तक पहुंच रही हैं। शर्मिला भी अगले दिन बैंगलोर से निकलती है और फिर बेबी उसे मिलने के लिए बुलाता है। मिलने पे उसे बेबी उस रात की सारी कहानी सुना देता है। शर्मिला भी ये सुन के हैरान है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में आखिर ये कहानियां कहां से आ चुकी हैं, जब उसके बेटे तक भी पहुंच रही हैं। सच का पता लगाने के लिए बेबी शर्मिला से उसकी माँ के बारे में पूछता है। उसे लगता है कि शायद इसकी माँ का इन कहानियों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद शर्मिला की माँ ने ही उसे पाला था। शर्मिला की माँ के बारे में जानने के बाद बेबी को विश्वनाथन नाम के एक आदमी का पता चलता है। विश्वनाथन वही शख्स था जिसने शर्मिला की माँ की मौत के बाद शर्मिला को पाला था। अब शर्मिला और बेबी विश्वनाथ से मिलने पहुंच जाते हैं। इतने सालों बाद शर्मिला को अपने सामने खड़ा देख विश्वनाथ चक्कर खा के गिर जाता है। बेबी और शर्मिला उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां विश्वनाथ बाकी की कहानी सुनाता है। विश्वनाथन बताता है कि ये जो भी मर्डर की कहानियां शर्मिला के बच्चे तक पहुंच रही हैं, वो सारे मर्डर मैंने ही किए थे। दरअसल अपनी जवानी के दिनों में शर्मिला की माँ और विश्वनाथन एक दूसरे से प्यार करते थे, पर क्योंकि विश्वनाथन एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता था तो उनके दबाव में आके उसे ये सारे मर्डर करने पड़ते थे। पर रात को थका हारा विश्वनाथन जब भी शर्मिला के घर पहुंचता तो वो उसकी माँ के सामने रोते रोते अपनी सारे मर्डर के किस्से सुनाया करता था। शर्मिला भी पास में सो रही होती थी और ना चाहते हुए भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये कहानियां पहुंचती थी। विश्वनाथन की सच्चाई जानने के बाद बेबी डिसाइड करता है उसे पुलिस के हवाले कर देने का, पर शर्मिला को विश्वनाथन की हालत पे तरस आ रहा है। वो नहीं चाहती कि उन्हें फिर से जेल की सजा काटनी पड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं। वो वहाँ से बहाना बना के निकल जाती है और बेबी नितिन को लेके घर आ जाता है। बेबी से नजर बचा के शर्मिला विश्वनाथन को हॉस्पिटल से भगा देती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि यहाँ फिर कभी मत आना, क्योंकि यहाँ पे आने पे पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। विश्वनाथन उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब विश्वनाथन के हॉस्पिटल से भाग जाने की खबर बेबी तक पहुंचती है। बेबी विश्वनाथन को ढूंढने में लग जाता है। विश्वनाथन की थोड़ी और जांच पड़ताल करने पर उसे शर्मिला की माँ के बारे में भी पता चलता है। कहानी से पर्दा उठता है और पता चलता है कि विश्वनाथन ने ही शर्मिला की माँ का मर्डर किया है, क्योंकि विश्वनाथन की सच्चाई जानने के बाद शर्मिला की माँ उसे पुलिस के हवाले करना चाहती थी, पर इससे पहले कि ऐसा हो पाता विश्वनाथन उसे अपने रास्ते से हटा देता है। और अब ये विश्वनाथन शर्मिला के घर पहुंचता है। वो शर्मिला को अपने रास्ते से हमेशा
हमेशा हमेशा के लिए हटा के अपने द्वारा किए गए मर्डर्स के सारे गवाह खत्म कर देना चाहता है। पर इससे पहले कि शर्मिला को कुछ हो पाए, बेबी वहां सही मौके पे पहुंच के शर्मिला की जान बचाता है। दोनों में हाथापाई होती है और इसी बीच विश्वनाथन का पैर फिसल के वो बालकनी से नीचे गिर जाता है। ऐसे अपनी आंखों के सामने विश्वनाथन को मरता देख शर्मिला सदमे में पहुंच जाती है। इसके साथ ही ये कहानी का यही अंत होता है। शर्मिला हमेशा हमेशा के लिए अपनी कहानियों से मुक्त हो जाती है और दूसरी तरफ बेबी को भी अब अजीब चीजें दिखना बंद हो चुकी हैं।